हेलो एवरीवन। आप तक मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो आज से हम ये जो जेट का क्रैश कोर्स है उसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी अपलोड मिलेगा और ये वीडियो आपको फिजिक्स पॉइंट जो ऐप है उस पर भी मिलेगा। तो ये वीडियो हमारा डेमो क्लास के रूप में रहने वाला है। तो आपको यूट्यूब पर भी ये मिलेगा और साथ में फिजिक्स पॉइंट ऐप पर भी। ठीक है। तो आज से अपने जो जेट के बायोलॉजी वाले पार्ट में, बॉटनी वाले पार्ट में स्पेशली, जो अपना बायोलॉजी में बॉटनी वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट? बॉटनी वाला पार्ट। उसमें बहुत बड़ा पार्ट आता है सेल बायोलॉजी का। किसका आता है? सेल बायो का, जिसे अपने क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। इसकी बात करेंगे। ठीक है। तो इस कोर्स में हम, आपको भी पता है, फिजिक्स पॉइंट ऐप पे ये मिलेगा आपको। आप वो ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप के बारे में आपको सब कुछ पहले से पता है। उसमें आपको ये जेट का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक तो प्लांट टैक्सोनॉमी है, बट वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम सेल बायोलॉजी जो हमने 11th में पढ़ा है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि 11th चाहे अपने बायो वाले बच्चे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी सेल चैप्टर पढ़ा है। चाहे अपने एग्रीकल्चर वाले बच्चे, उन्होंने भी बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है क्लास में भी। तो हम पहले उस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आज अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी और ये कैसी रहेगी? हमारी डेमो क्लास के रूप में रहेगी। उसके बाद के सारे जो वीडियो होंगे वो सब आपको ऐप पर मिलेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कोर्स लेना है या कि नहीं लेना है। ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये अपनी जो नोट्स है, मेरे सेल्फ नोट्स है जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी की। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर भी मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? ऐप पर भी मिल जाएगी। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी, जिसे अपने क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो जब आप एक कोशिका की बात करते हैं, एक सेल की बात करते हैं, तो सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की जो स्टडी सबसे पहले की थी वो किसने की थी? ओ हार्टविग ने की थी। किसने की थी? ओ हार्टविग ने। हमारा टारगेट रहेगा कि 30 से 45 मिनट की क्लास हो, उसमें याद भी हम काफ़ी कुछ कर लें। ठीक है। तो आपको पहली बात क्या याद करनी है? जो सबसे पहले सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की जो स्टडी की थी वो किसने की थी? ओ हर्टविग ने की थी। या हम बोल सकते हैं सेल और सेल के कंपोनेंट्स का अध्ययन किया था किसने? हर्टविग ने। ठीक है। आपको भी पता है सेल होती क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, यानी हमारी शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी बनी है वो इसी सेल से मिलकर बनी है। वो क्या बनी है? इसी सेल से मिलकर बनी हुई है। और ये सारी सेल्स मिलकर एक ही काम को करती है। ठीक है ना। फिर आगे लिखा है सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल्स की खोज की थी। ठीक है ना। सन 1665 में क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी और एक वर्ड दिया था सेल्यूला। ठीक है। इस सेल्यूला का मतलब ही यहाँ से सेल वर्ड स्टार्ट हुआ है। असल में तो हम हिंदी में कोशिका कहते हैं, पर उसका इंग्लिश वर्जन क्या है? सेल्यूला। ठीक है। उसका अर्थ होता है खोखली गुहा। क्या होता है इसका अर्थ? क्या होता है? एक खोखली गुहा, बोलते हैं ना होलो कैविटी, वो होता है इसका मतलब। ठीक है ना। अब रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक थी, उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उस माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ठीक है ना। और जो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी वो किस में की थी? कोरक सेल में की थी, यानी कोरक कोशिका में की थी। आपको भी पता है कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और वो कहाँ की थी? कोरक सेल के अंदर की थी। कोरक पता ना क्या होता है? कोरक कोशिका होती है, वो एक डेड सेल होती है। असल में उन्होंने कोशिका देखी ही नहीं थी। उन्होंने क्या देखी थी? असल में सेल वॉल को देखा था सबसे पहले, पर उनको उस टाइम में पता नहीं था। फिर इस हिसाब से मानते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। अब अगले वैज्ञानिक आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक सन 1674 में। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। ठीक है। कहाँ देखा? बैक्टीरिया जीवाणु कोशिका में देखा, अमीबा में, स्पर्म शुक्राणु आरबीसी। यानी क्योंकि इनके टाइम पे इन्होंने माइक्रोस्कोपी खोज कर दी थी। क्योंकि हुक के टाइम पे माइक्रोस्कोपी खोज हुई नहीं थी, बट बैक्टीरिया सेल की खोज हुई, तब उन्होंने लिविंग सेल को देखा। फिर अमीबा के अंदर जो एक यूनिसेलुलर होता है उसके अंदर देखा, जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, उसके अंदर एक सेल को देखा, और आरबीसी के अंदर भी एक सेल को देखा। ठीक है। आगे हम देखते हैं, जब इसके बाद कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन आया। कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन, जिसने किसकी खोज की थी? केंद्र की खोज की थी। ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने, उसने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में
ऑर्किड की रूट सेल में न्यूक्लियस की खोज की, यानी केंद्र की खोज की। किसकी खोज की? केंद्र की खोज। अपने इस कोर्स में ना अपने हिंदी इंग्लिश को लेके चलेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश वर्ड भी बताऊं और हिंदी वर्ड भी आपको बताता हुआ चलूं। तो आपको याद करना है 1831 रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने क्या किया था? ऑर्किड एक प्लांट का नाम है। ऑर्किड की जो रूट सेल है, रूट सेल मतलब जड़ की जो कोशिका है, उसमें उन्होंने क्या किया था? केंद्र की खोज कर दी थी। ठीक है ना? और ऑर्किड आपको पता है कैसा प्लांट होता है? एपीफाइट्स प्लांट। एपी मतलब अधिपादप। क्या होता है? अधिपादप। अपनों ने पढ़ा भी है इस साल अधिपादप क्या होता है। किसी और प्लांट पे ग्रोथ करने वाला अधिपादप होता है। एपीफाइट होता है कौन? ऑर्किड्स। ठीक है। इसके अंदर क्या मिलता है हमें? इसके अंदर में मिलते हैं वेलामन उत्तक मिलते हैं। क्या मिलता है हमें? वेलामन उत्तक मिलते हैं। वेलामन उत्तक क्या होते हैं? पानी में तैरने के लिए सहायक होते हैं। वो वेलामन उत्तक इसके अंदर भी मिलते हैं भाई। फिर अपना एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन बनेगा, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? सीपी स्वानसन। एक वैज्ञानिक है कौन? सीपी स्वानसन। वो क्या थे? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी थे, यानी कोशिका विज्ञान के आधुनिक पिता थे। कौन थे? सीपी स्वानसन। फिर फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन थे? ये हम अक्सर नहीं पढ़ते हैं। कौन थे? ए के शर्मा थे। ठीक है। मैं दो बातें याद करनी है। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन थे? सीपी स्वानसन थे। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन थे? वो थे ए के शर्मा। ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है अपना कौन सा? कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है। ये देने वाले दो वैज्ञानिक थे। कौन थे? मैथियास स्लाइडन थे एंड थियोडर श्वान थे। इनमें से एक कौन है? जर्मन बॉटनिस्ट है। यानी कौन से थे? जर्मनी के एक पादप वैज्ञानिक थे। और एक थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, यानी कि वो क्या थे? अपने जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1838 और 39 में क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। पहले 1838 में स्लाइडन ने श्वान दिया। 1838 में स्लाइडन ने अपना सिद्धांत दिया और थियोडर श्वान ने उसके बाद 1839 में अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने अपनी बात सिद्धांत में पहली बात की कि बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कोशिका होती है। आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी कि कोशिका सिद्धांत में क्या बातें कही गई थी। पहली बात तो यही बोलता है कि बॉडी की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है वो सेल होती है, जो हमें बचपन से हमने बात पढ़ते आए हैं। उसके बाद सेकंड उन्होंने ये बात बोली कि सेल एक क्या होती है? सेल एक हेरिडिटी यूनिट है, यानी अनुवांशिकी की इकाई होती है। सेल क्या होती है? एक हेरिडिटी की इकाई होती है, अनुवांशिकी की इकाई होती है। फिर कौन आए? अपने रुडोल्फ विर्चो भाई साहब, जिन्होंने क्या दिया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। कब दिया? 1855 में दिया। क्या दिया? 1855 में दिया। जो ये बात बोलते हैं कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? पुरानी कोशिका से होता है, यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से क्या होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये बात कौन बोलते हैं? रुडोल्फ विर्चो बोलते हैं। 1855 में बोल देते हैं। इसका एक अपवाद है। कौन? वायरस खुद इसका अपवाद है। कैसे? वायरस असल में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जब वो किसी बॉडी के अंदर होता है। बट जब वो बॉडी से बाहर होता है तो वो क्या होता है? नॉन लिविंग होता है। ठीक है। आपको याद रखना है कि सिर्फ वायरस इसका अपवाद नहीं है। इसका वायरस जो प्रोटोजोआ संघ में जो जीव आते हैं ना, अमीबा, वो सारे इसके अपवाद है। आरबीसी खुद इसका अपवाद है। बैक्टीरिया इसका अपवाद है। और आर्की बैक्टीरिया, ये सब इसके अपवाद है। यानी हमें कोई पूछ ले कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या है, तो वायरस तो है ही, क्योंकि वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में काम कर रहा है। और साथ में प्रोटोजोआ में मिलने वाला अमीबा भी इसका अपवाद है। एक आरबीसी भी इसका अपवाद है। और बैक्टीरिया में एक आर्की बैक्टीरिया भी इसका अपवाद है। ठीक है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये अपवाद है क्यों। ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो अपने जीवित जीव होते हैं, उनको हम नंबर ऑफ सेल के बेस पर, यानी उसमें कितनी कोशिकाएं हैं, उनके आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो एक कोशिकीय जिसे अपने यूनिसेलुलर बोलते हैं। एक होता है मल्टीसेलुलर जिसे अपने क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय बोलते हैं। ठीक है। अब जो यूनिसेलुलर है जिसे अपने प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और यूनिसेलुलर में यूकैरियोट्स भी आते हैं। हम बहुकोशिकीय जीवों को तो अलग से पढ़ने वाले हैं। हम बहुकोशिकीय जीवों को तो अलग से पढ़ने ही वाले हैं। पर जो एक कोशिकीय जीव है उनको हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, उनको दो भागों में बांटेंगे, एक प्रोकैरियोटिक में एंड एक यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं? आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का एक अन्य नाम क्या होता है? पीपीएलओ भी होता है। आपको पता है ना पीपीएलओ? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, है ना, ये भी इसका नाम होता है। यानी हमने अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक कोशिकीय एंड बहुकोशिकीय में, पर हम एक कोशिका को भी दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक प्रोकैरियोटिक में और एक यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में क्या क्या आते हैं? एक आर्कीबैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया, एक माइकोप्लाज्मा। और जो यूनिसेलुलर है अपने यूकैरियोट्स, उसमें क्या क्या आता है? प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा आते हैं। प्रोटिस्टा में भी क्या आते हैं? प्रोटोजोआ। और क्या आते हैं? यूनिसेलुलर एल्गी जैसे कि क्लेमाइडोमोनास आता है। और यूनिसेलुलर फंगी आती है जैसे कि यीस्ट, सैक्रोमाइसिस
सेरेवेसी, है ना? ये सब इसी में आते हैं। अब जब हम आगे बात करते हैं किसकी, बहुकोशिकीय जीवों की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो उसमें से हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स भी पढ़ते हैं और एनिमल्स भी पढ़ते हैं। अब प्लांट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे थैलोफाइटा, जिसके अंदर क्या नहीं हो, जड़ तना पत्ती में उनका शरीर क्या हो, डिवाइड ना हो, यानी किसमें, जड़ में, तना में और पत्ती में उनका शरीर क्या हो, डिवाइड नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा बोलते हैं, जिसमें एल्गी और फंगी को हम पढ़ते हैं। फिर अगला ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को भी फिर हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट्स में। अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में अपने क्या पढ़ेंगे, फाइलम पोरीफेरा से लेकर पूरे कोडेटा तक, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, ये सारे के सारे हम इस जंतु जगत में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम एक प्लांट सेल की बात करें और एक जंतु कोशिका की बात करें, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, उसकी सबसे बाहर मिलने वाली आउटर सेल वॉल, है ना, जो सबसे बाहर की जो आवरण होता है प्लांट सेल में, वो होता है कोशिका भित्ति, जो कि क्या नहीं होती, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सबसे बड़ा अंतर ये होता है, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर सबसे बाहर कोशिका भित्ति मिलती है, यानी कोई हमसे पूछ ले पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे बाहरी आवरण क्या है, तो हम पादप कोशिका में तो बताएंगे कोशिका झिल्ली होती, कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में जो आउटर बाउंड्री बनी होती है वो किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल होती ही नहीं है। ठीक है, अगली जब बात करते हैं सेल वॉल प्लांट्स में बनी किस चीज की होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है, पॉलीसेकेराइड की मिलकर बनी होती है। ठीक है, और जो फंजाई होता है, फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है आपकी जेट एग्जाम में, नीट एग्जाम में या किसी भी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो क्वेश्चन बनता रहता है कि फंजाई यानी कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनती है, काइटिन से मिलकर बनती है। कॉकरोच का जो बाह्य कंकाल होता है वो भी किसी काइटिन से ही मिलकर बनता है। ठीक है, और काइटिन तो होता ही है, साथ में फंगल सेलुलोज भी उसमें होता है और साथ में पॉलीसेकेराइड भी उसमें होता है। तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है उसमें काइटिन तो होता ही है, साथ में फंगल सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है और साथ में पॉलीसेकेराइड भी होता है, और साथ में क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है, जो किसका पॉलीमर है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है, कौन, काइटिन। काइटिन एक ऐसी चीज है जो जल्दी से विघटित नहीं होती, अपघटित नहीं होती, यानी अगर हम मान के चले तो कवक जल्दी से खत्म नहीं होने वाले इन्वायरमेंट में, कॉकरोच भी जल्दी से इन्वायरमेंट में खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि जल्दी से अपघटित नहीं होता है। तो क्योंकि ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का क्या है, पॉलीमर है, कौन, काइटिन। अब सेल वॉल की उपस्थिति के कारण प्लांट सेल एक निश्चित शेप को बनाए रखती है। प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, किसमें, पादप कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होते हैं, स्टीरोल्स नहीं होते हैं, जबकि इधर की जो जंतु कोशिका की सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें स्टीरोल पाए जाते हैं। ये एक अच्छा अंतर है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स मिलते हैं जंतु कोशिका में। ठीक है ना, स्टीरोल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की रिजिडिटी यानी दृढ़ता उसको बनाए रखते हैं। ठीक है ना, सेल वॉल की अनुपस्थिति के कारण एनिमल सेल की इरेगुलर शेप होती है, यानी एनिमल सेल है ना, ऐसे कोई फिक्स शेप की नहीं होती, जबकि जंतु कोशिका के बदले अगर पादप कोशिका देखें तो वो बिल्कुल आयताकार होती है, और ये जो जंतु कोशिका होती है वो थोड़ी गोलाकार की होती है। पर उसके बाद बस सेल वॉल तो है नहीं, और वो सेल वॉल नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी, अनियमित आकृति की हो जाएगी। अगर हम आगे बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल के हल्के से डायग्राम की अगर बात करें, तो अगला ये डायग्राम में डिफरेंस आता है, एक आता है वैक्यूल्स, यानी जो जिसकी हम बात करते हैं रिक्तिका, किसकी बात कर रहे हैं हम, रिक्तिका की बात कर रहे हैं। ये जो रिक्तिका होती है प्लांट सेल में कैसी होती है, लार्ज यानी बड़ी होती है। ठीक है ना, जो आपको देखो इस डायग्राम में यहाँ दिख भी रही है, देखो ये दिख रही है ना डायग्राम में, ये कैसी है, इसकी रिक्तिका है, जिसके अंदर क्या भरा होता है, कोशिका रस, सेल सेप भरा होता है। सबसे बाहर सेल वॉल होती है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर एक बड़ी रिक्तिका होती है, उसके अंदर सेल सेप या कोशिका रस भरा होता है, और उस कोशिक ये जो रिक्तिका ना, रिक्तिका, इस रिक्तिका की झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कह देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होने वाला है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहाँ होने वाला है, परिधि पर। ये क्लास में मैंने डिफरेंस आपको कितनी बार याद करवाया ना, कि अगर बड़ी सी रिक्तिका आ जाएगी तो उसका जो सेल है, न्यूक्लियस है, वो क्या आ जाएगा, साइड में आ जाएगा। तो ये भी एक अंतर बन गया
कि पादप कोशिका का केंद्रक कहाँ होता है, परिधि में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी सी रिक्तिका मिलती है जो उसे साइड में कर देती है केंद्रक को। जबकि जंतु कोशिका में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ रिक्तिका या होगी नहीं, होगी तो साइड में छोटी सी होगी, ठीक है ना। वैक्यूल आकार में कैसी होगी, छोटी या एब्सेंट होगी। इस वजह से केंद्रक हमें कहाँ मिलेगा, केंद्रक में ही मिलेगा, यानी केंद्र में मिलेगा। न्यूक्लियस कहाँ मिलेगा, सेंटर इन पोजिशन, यानी बिल्कुल केंद्र में मिलेगा। न्यूक्लियस हो गया। अब सबसे बड़ी बात क्या, देखो रिजर्व फूड क्या होता है। प्लांट सेल में जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। प्लांट सेल में जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। जबकि जंतु कोशिका में रिजर्व फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। और जो फंजाई होता है, उस फंजाई के अंदर क्या मिलते हैं, ऑयल की ड्रॉपलेट्स, यानी कि तेल की बूंदें मिलती है, और साथ में ग्लाइकोजन मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल में अगले डिफरेंस की अगर बात करें हम, तो पहला अंतर तो है सेंट्रोसोम, तारक की बात करते हैं। तो तारक प्लांट सेल में कभी भी नहीं होता है, जनरली तो नहीं होता है, पर कोई अपवाद स्वरूप हो भी सकता है कोई लोअर प्लांट्स में, ठीक है। और जंतु कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम होता है जो उसको कोशिका विभाजन में क्या करता है, हेल्प कर देता है, ठीक है। अगला अंतर क्या कहता है, प्लांट सेल में जो प्लास्टिड होता है, जो लवक होता है, वो उपस्थित होता है। ये लवक मतलब, जिसमें अपने अलग अलग टाइप बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक की बात करेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करेगा, जिस वजह से हम प्लांट को हम क्या बोलते हैं, स्वयं पोषी बोल देते हैं, ठीक है ना। पहली बात मैंने क्या बोली, प्लांट सेल के अंदर हमें क्या मिल रहे हैं, लवक यानी प्लास्टिड मिल रहे हैं। यानी उसमें से मेन टाइप कौन है, लवक। तीन टाइप के होते हैं, आपको ही पता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट, एक और होता है जो भी याद नहीं आ रहा है ना। यानी हिंदी में बोलो तो एक वर्णी लवक होता है, एक अवर्णी लवक होता है, एक हरित लवक होता है, ठीक है ना। तो ये जो हरित लवक होता है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है ना। इस वजह से ये प्रकाश पादप कैसे होते हैं, स्वयं पोषी होते हैं। अब जो फंजाई होते हैं, फंजाई कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं, यानी विषम पोषी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। जैसे कि एक प्लांट है अमरबेल, वो कैसा है, परजीवी है। कैसा है, परजीवी, ठीक है ना। कसकुटा अमरबेल वो किसी और से अपना पोषण ग्रहण करता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इधर बात करें, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, इसलिए सारे कैसे होते हैं, एनिमल्स विषम पोषी होते हैं, परपोषी होते हैं। अब जो सेल डिवीजन होता है प्लांट सेल में, वो कैसा होता है, साइटोकाइनेसिस, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। वो किस विधि से होता है, सेल प्लेट, कोशिका पट्टिका विधि से होता है। और जो साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है एनिमल सेल में, वो होता है सेल फ्लो मेथड से, यानी कोशिका खांच विधि से या कोशिका विदलन विधि से। मान लो कोई कोशिका है, क्योंकि उसमें बाहर क्या मिलता है, मान लो कोशिका है, उसमें क्या मिलती है हमें, कोशिका भित्ति मिलती है। अगर कोशिका भित्ति मिलेगी तो वो बीच में से ऐसे दब नहीं पाएगी, यहाँ से ऐसे ना दब नहीं पाएगी। इस वजह से ये सेल क्या नहीं कर पाती, अपने आप को दो भागों में तोड़ नहीं पाती। इस वजह से क्या होता है, इस प्लांट सेल में क्या बनती है, बीच में एक कोशिका पट्टिका बन जाती है। इस वजह से ये सेल अलग, ये सेल अलग, इस प्रकार से सेल डिवीजन होता है। जबकि यहाँ पे एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल में क्या होता है, ऐसी कोशिका होती है, बड़ी सी कोशिका। अब वो क्या करती है, यहाँ से ऐसे ऐसे अपनी खांच बनाती है। इस खांच से क्या होगी, वो दो अलग टुकड़ों में टूट जाएगी। इस प्रकार से क्या होता है, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल तो है नहीं, कोशिका भित्ति तो है नहीं, तो उसे दबने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई खांच बनने में दिक्कत नहीं आएगी। इस वजह से क्या होता है, कोशिका खांच विधि से किस में होता है, एनिमल सेल में होता है, जबकि वहां पे कोशिका पट्टिका विधि से होता है। आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है कि प्लांट सेल में क्या मिलते हैं, हमें माइक्रोविलाई नहीं मिलते हैं, है ना। सूक्ष्मांकुर जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। जबकि माइक्रोविलाई कहाँ मिलते हैं, हमें एनिमल सेल में मिलते हैं, जो क्या करते हैं, अवशोषण का जो स्थायी क्षेत्रफल है वो बढ़ा देंगे, है ना। क्योंकि कुछ धागेनुमा संस्थाएं, कुछ सूक्ष्मांकुर मिलेंगे जो क्या करेंगे, अवशोषण की सतह को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब अगर आगे हम देखें थोड़ा सा, प्लांट सेल के डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है। सबसे बाहर हमें क्या मिलने वाला है, प्लांट सेल में सेल वॉल मिलने वाली, क्या मिलने वाली है, सेल वॉल मिलने वाली है, कोशिका भित्ति मिलने वाली है। हमने क्या नाम दिया, इसे एक नंबर नाम दे दिया। आपको पता है सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन की मिलकर बनी होती है, ठीक है। नंबर दो पे क्या होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलने वाली है, ठीक है ना, ठीक है। नंबर एक पे सेल वॉल मिलने वाली है, फिर हमें क्या मिलने वाली है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलने वाली है, ठीक है। अब जब एक कोशिका, हमने जो डिफरेंस पढ़ी है, उन डिफरेंस को ढूंढो इसके अंदर।
प्लांट सेल के डायग्राम में जो हमने डिफरेंस पढ़े हैं, सबसे पहला डिफरेंस था सेल वॉल मिल रही है। फिर पढ़ा था हमने क्या, क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट ढूंढते हैं अपने भी। देखो ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, जो क्या करेगा, फूड का निर्माण, फूड का सिंथेसिस करेगा, ठीक है ना। और इसे हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कि पादप कोशिका का रसोई घर बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर इनका भोजन बनने वाला है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। अगली बात की थी हमने एक बड़े से अंतर की, इसके अंदर क्या मिलती है, बड़ी सी क्या मिलती है, एक रिक्तिका मिलती है। क्या मिलती है, बड़ी सी रिक्तिका। क्या मिलती है, रिक्तिका। इसे अपने क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। उसके अंदर क्या भरा होता है, सेप, कोशिका रस भरा होता है। अब ये इतनी बड़ी जब रिक्तिका मिल रही है कोशिका के अंदर, तो उसका जो केंद्रक होता है वो कहाँ आ जाएगा, पेरिफेरियल, परिधि पर आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक ऑर्गन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस ऑर्गन का नाम क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है एक सेल के अंदर 3 ऐसे ऑर्गन है जिसके अंदर क्या मिलती है, दोहरी झिल्ली मिलती है, डबल मेम्ब्रेन मिलती है। कौन कौन, नंबर 1 पे केंद्रक, देखो यहाँ पे केंद्रक का डायग्राम में भी आपको दोहरी झिल्ली दिख रही है। और एक अपना माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है। और ये एक रहा हरित लवक, इसके अंदर भी डबल मेम्ब्रेन है। यानी 3 ऐसे ऑर्गन्स हैं, कोशिकांग है, जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन हमें मिलती है, ठीक है। अब देखो आगे, वो ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब ये फोटो रेस्पिरेशन करने के लिए क्या मिलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन करने के लिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि प्रकाशीय शोषण करने के लिए क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, सी पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या क्या मिलेंगे, यानी प्रकाशीय शोषण करने के लिए इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है, पेरोक्सिसोम कुछ सूक्ष्म है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। और इसमें क्या मिलते हैं हमें, 80s राइबोसोम मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमें, 80s राइबोसोम मिलते हैं। आपको पता है ना, अगर एक कोई यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर 70s राइबोसोम भी है, 80s राइबोसोम भी है। अब जो 80s राइबोसोम है वो तो हमें क्या मिलेंगे, ऐसे कोशिका द्रव्य में मिलेंगे, है ना। और जो 70s है वो हमें कहाँ मिलेंगे, या तो क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलने वाले हैं। और जो राइबोसोम होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करने वाले हैं, ठीक है। और ये रहे स्फीरोसोम, जैसे कि अपना क्या था, पेरोक्सिसोम था ना, वैसे स्फीरोसोम भी होता है जो आपको दिख रहा है। एक होता है लाइसोसोम, जिसे अपने क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या मिलते हैं, जल अपघटनी एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलते हैं। क्योंकि अगर ये जो लाइसोसोम है वो एक झिल्ली वाला है, अगर ये फट जाएगा तो जल अपघटनी एंजाइम बाहर आ जाएंगे और वो सेल का क्या कर देंगे, डाइजेशन कर देंगे। और इसके अंदर क्या मिलता है, ग्लाइऑक्सिसोम भी मिल जाता है। देखो ग्लाइऑक्सिसोम 1, 2 स्फीरोसोम, नंबर 3 पेरोक्सिसोम, ये क्या मिलते हैं, सूक्ष्म अंग मिलते हैं इसके, है ना, कोशिका के। फिर इसके अंदर क्या मिलता है हमें, गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज क्या मिलो गोल्जी ने की थी ना। गोल्जी बॉडी को हम एक अन्य नाम और क्या दे सकते हैं, इसका एक अन्य नाम होता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, यानी कोशिका का यातायात प्रबंधक। ये पुट्टिका बनाएगा, अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगा, किसको अंदर आना है किसको बाहर जाना, इसका ये ध्यान रखेगा। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है ये, ठीक है। ग्लाइकोसाइडेशन जो होता है उसमें ये हेल्प करने वाला है। अब अपने केंद्रक की बात करते हैं भाई। देखो केंद्रक में सबसे बाहर क्या मिलेगा हमें, केंद्रक झिल्ली, जिसे अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर अंदर गुणसूत्र मिलेगा धागेनुमा, उसे अपने क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलेंगे। फिर अंदर एक केंद्रिका मिलेगा, देखो ये रहा दिख रहा है ना, ये केंद्रिका है, इसे अपने न्यूक्लियोलस बोलेंगे, ठीक है। और केंद्रक के अंदर क्या भरा होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियस कहलाते हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के बाहर क्या मिलने वाली है हमें, 2 प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका, क्योंकि हमें कोशिका का जो अंतः कंकाल होता है, एंडोस्केलेटन होता है, वो हम बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका, जो 2 प्रकार की होती है, एक रफ वाली और एक स्मूथ वाली, यानी एक खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका और एक चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। अब जो खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका होती है उसे अपने खुरदरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या मिलते हैं हमें, राइबोसोम। देखो आपको इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, ये जो रफ वाली है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर क्या मिलता है हमें, राइबोसोम मिलते हैं। इसलिए ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेंगे, ठीक है। और साथ में क्या करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण भी करने वाली है, यानी केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी यही करने वाली है, ठीक है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर राइबोसोम नहीं मिलती है, इसलिए वसा का निर्माण करेगी, ठीक है ना।
और ये क्या करेगी, इसके ऊपर कैल्शियम क्या क्या होता है, डिपोजिशन होता है, यानी कैल्शियम जम जाता है और ये स्टीरोल्स का निर्माण भी कर देती है। और यहाँ पे लिखा है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य लिखा है, यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर जितना भी लिक्विड भरा हुआ है वो सब क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब इस डायग्राम में जितने भी नाम थे मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आप याद रखना जीव द्रव्य क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अगर हम कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य को जोड़ दें तो जो शब्द बनेगा, जो चीज बनेगी, जो लिक्विड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य बोलेंगे। तो ये था एक प्लांट सेल का डायग्राम। ठीक है, अगर हम अगला डायग्राम देखें एनिमल सेल का, किसका डायग्राम देखें, एनिमल सेल का। ये डायग्राम मैं पहले से बना के लेके आया हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर मैं डायग्राम बना के बताऊंगा तो फिर वो डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ये जो पीडीएफ है सारी आपको अपने जो फिजिक्स पॉइंट ऐप है उस पर अवेलेबल मिलेगी, है ना। तो अगर आपको यूट्यूब से आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको फिजिक्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें जो जेट का कोर्स है उसे परचेज आप करो या ना करो, ये आपको फ्री कंटेंट में ये मिलने वाला है। ये वीडियो भी फ्री कंटेंट में मिलने वाला है और ये जो पीडीएफ है ये भी फ्री कंटेंट में मिलने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं जंतु कोशिका की, एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल में आपको पता है सेल वॉल नहीं होती है, क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती है। इस वजह से इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, अनियमित, इरेगुलर होती है। ठीक है, इसमें सबसे बाहर क्या मिलती है हमें, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है। क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ मिलती है, सबसे बाहर की जो ये लेयर है ना, ये से क्या बोलते हैं अपने, सेल मेम्ब्रेन बोलो, ये क्या बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो। ठीक है, अब जो सबसे बाहर की, अब इसके अंदर तो देखो न्यूक्लियस, देखो केंद्रक, देखो केंद्रक कहाँ पर है, केंद्रक बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि यहाँ पे रिक्तिका तो होती नहीं है। अगर रिक्तिका होती भी है तो बिल्कुल छोटी सी होती है। ठीक है, अब ये जो केंद्रक है वही वैसा ही केंद्रक, दोहरी झिल्ली वाला केंद्रक है। इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है। ये वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसी में थी, सेम टू सेम, वही क्रोमेटिन, वही न्यूक्लियस, यानी ये चार चीज मिलकर न्यूक्लियस का निर्माण करने वाली है। क्या क्या, एक तो केंद्रक झिल्ली, एक केंद्रक द्रव्य और एक क्रोमेटिन और एक केंद्रिका, ये सब मिलकर केंद्रक का निर्माण करने वाली है। अब यहाँ पे भी वही लाइसोसोम मिलने वाला है जो सेल की आतंकवादी थैली होती है। यहीं पर गोल्जी बॉडी थोड़ा सा और अधिक डेवलप मिलता है। प्लांट सेल के मुकाबले एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी अधिक विकसित मिलता है। और यहाँ पे क्या मिलता है, सबसे अलग जो अंतर है, वो जो इसका सबसे बेस्ट डिफरेंस है वो क्या है अपना, सेंट्रोसोम। क्या मिलता है, सेंट्रोसोम, जिसे अपने तारक काय बोलते हैं हिंदी में। तारक काय के अंदर क्या मिलता है, तारक केंद्र मिलते हैं दो, यानी एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल मिलते हैं, यानी एक तारक काय के अंदर दो तारक केंद्र मिलते हैं। ठीक है ना, जिसे जिसकी संरचना कैसी होती है, कार्ट व्हील शेप्ड, यानी कि बैलगाड़ी के पहिए के समान इसकी संरचना होती है, जब इसका हम स्टडी करेंगे। अब जंतु कोशिका है क्योंकि ये एनिमल सेल है, और ये एनिमल सेल है पर ये यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक होगी तो यहाँ पे 80s राइबोसोम भी मिलने वाला है। मैंने आपको पहले बताया था अगर सेल कैसी हो, प्रोकैरियोटिक हो, तो वहाँ पे 70s राइबोसोम मिलेगा। बट अगर यूकैरियोटिक सेल है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, तो उसके अंदर 80s राइबोसोम भी मिलेगा एंड 70s राइबोसोम भी मिलेगा। 70s राइबोसोम कहाँ मिलेगा, 70s राइबोसोम उसके हरित लवक में मिलेगा, यानी क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा। बट केंद्रक में या साइटोप्लाज्म में कौन सा मिलेगा, 80s राइबोसोम मिलेगा। अब जो 70s है और 80s है इसकी भी कुछ छोटी उप इकाइयां होती है, जैसे कि 80s की तो 40 और 30 होती है। क्या होती है, 40 और 30 होती है, और उसकी क्या होती है, 50 और 30। इसकी तो 40 और 60 होती है, सॉरी। 70s की तो क्या होती है, 50s और 30s क्या होती है, उप इकाइयां। ठीक है ना, और जो 80s राइबोसोम होता है उसकी 60 और 40s उप इकाइयां होती है। और यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जितनी हमें एनर्जी की नीड है उस हिसाब से सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ऑफ काउंट मिलता है हमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है हमने, माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर। मैंने आपको अच्छे से लिखा था ना, माइक्रोविलाई कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे। प्लांट सेल में माइक्रोविलाई जैसी हमने कुछ संरचना नहीं दिखाई थी, जबकि एनिमल सेल के डायग्राम में मैंने आपको माइक्रोविलाई बना के दिखाई है। माइक्रोविलाई क्या करती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण की सतह को ये बढ़ाती है ताकि ये मैक्सिमम क्या कर सके, अवशोषण को कर सके। और ये केंद्र के बाहर क्या मिल रही है हमें, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी एंड चिकनी अंतःप्रदवी जालिका हमें मिलती है। ठीक है, खुरदरी का काम प्रोटीन का निर्माण करना है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम मिलते हैं। चिकनी पर राइबोसोम मिलते नहीं तो वो वसा का निर्माण करेगी और स्टीरोल्स का निर्माण कर लेगी।
तो ये सब हमने पहले से पढ़ा है, ठीक है। इस तरह से हमने आज काफ़ी कुछ पढ़ा है। अब एक छोटा-सा लास्ट में देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो होने वाली है हमारी माइकोप्लाज्मा, जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। हम याद रखेंगे कि माइकोप्लाज्मा के अंदर कभी भी सेल वॉल नहीं होती है, जिससे अपने पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है यानी ओवरऑल भी पूछ ले सबसे छोटी कोशिका कौन सी है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो उसका नाम होगा माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। साइज क्या होता है? 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। आप याद रखना, क्या रखोगे? 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर साइज इसका याद रख लेना भाई, ठीक है। और लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म वही होने वाली है। इसमें क्या होने वाला है? स्पाइरुलिना। क्या होने वाला है? सॉरी, गलती से हो गया मेरा। जो सबसे छोटी कोशिका है वो तो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा ही है। जो सबसे बड़ी कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल है वो कौन सी है? स्पाइरुलिना, जो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसके अंदर 71% प्रोटीन होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? स्पाइरुलिना के अंदर मैक्सिमम प्रोटीन मिलता है ना, और सिंगल सेल प्रोटीन मिलता है इसके अंदर। और स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल विद सेल वॉल की अगर बात करें, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं है। अगर कोई हमसे सेल वॉल विदाउट का पूछ ले तो माइकोप्लाज्मा है, अगर विद सेल वॉल का पूछ ले सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक सेल, तो वो क्या होने वाली है? बैक्टीरिया होने वाली है, ठीक है। और लार्जेस्ट यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें प्लांट सेल में तो वो एसिटाबुलेरिया है, जो एक क्या है? शैवाल है, जो क्या है? एक तरह से शैवाल है। ये एक कोशिकीय शैवाल है जो क्या सबसे बड़ी कोशिका होती है। और लार्जेस्ट यूकैरियोटिक एनिमल सेल की बात करें तो वो क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। 3 इंच तो होता है बिना कवच के, 6 इंच होता है कवच के साथ। तो इस तरह से आज हमारी जो 30-32 मिनट की जो क्लास हुई है उसमें हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, शुरुआती कुछ स्टेप्स पढ़े हैं। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसको देखो। अगर आपको पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो, वरना आपको कोई कोर्स परचेज करने की नीड नहीं है। आप कंफर्टेबल हो, मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहने वाला है और कंटेंट भी ऐसा ही रहने वाला है। कंटेंट पहले से आपको मिलेगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसकी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल रहेगी। आप उसको पीडीएफ से क्या या तो अपने नोट्स बनाओ या उसी पीडीएफ से पढ़ो, जो आपको सही लगे वो सब चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।